भाई लोग फर्स्ट लेक्चर आपका देखा हुआ होना चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसके साथ आपका 3-4 आंसर्स लर्न हो जाना चाहिए था। तो एक बार पहले क्विक रिवीजन करते, मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने बोला था 2 सेक्टर है यार, हाउस होल्ड है, फर्म है। हाउस होल्ड पता है क्या करते हैं, फंड्स को सेव करते हैं, और फर्म उस सेविंग वाले फंड्स जो हाउस होल्ड है उसको प्रोडक्टिव यूजेस में इन्वेस्ट करके उसको रिटर्न कमा के देता है। तो हाउस होल्ड सेव्स द फंड एंड द बिजनेस फर्म इन्वेस्ट द फंड। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द हाउस होल्ड्स allocate their funds, that process is called as financial intermediation, and they can allocate their fund either into the bank or into financial markets. The banks and the financial markets are the financial intermediaries. जो फाइनेंशियल मार्केट है अब हमें वो पढ़ना है आगे। तो फाइनेंशियल मार्केट एक मार्केट है जहां पे देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट अब गुड्स जैसा समझिए, जिसमें आप जाके अपना पैसा लगा सकते हो। तो फाइनेंशियल एसेट्स कंपनीज क्रिएट करते हैं। कंपनी बोलते हैं आप मेरा ये फाइनेंशियल एसेट खरीदिए और मेरे को रुपया दीजिए, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, एंड फिर पब्लिक के पास वो आ गया। पब्लिक उसके बाद उसको किसी और को भी बेच सकता है। अभी एग्जांपल दे, रियल लाइफ एलआईसी। एलआईसी पब्लिक को बोल रहा है आई नीड फंड्स, मैं आपको पता है क्या इशू कर रहा हूं, शेयर्स। तो एलआईसी ने अपना शेयर्स इशू किया पब्लिक को, तो एलआईसी ने क्रिएट किया फाइनेंशियल एसेट। तो एलआईसी का शेयर्स खरीदने के लिए हम हाउस होल्ड्स किधर गए, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, अपना सेविंग्स को एलआईसी को दिया, अब मेरे पास शेयर्स आ गया। Now I can trade with the shares because financial market is a market where there is a creation and exchange of financial asset. Exchange मतलब बेचना, तो बेचना कहां पे होता है, फाइनेंशियल मार्केट पे। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। बेचने के लिए मेरे को कोई और पार्टी को ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट इज अ प्लेस वेयर देयर आर बोथ बायर्स एज वेल एज द सेलर्स। तो इट प्रोवाइड्स अस नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स अस टू सेल आवर financial assets, reducing the cost of transaction. And since there are both buyers and sellers, they both interact with each other to determine what should be the price of financial assets. I hope this is okay for everyone. ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में ये जो फाइनेंशियल एसेट्स है, बेसिकली ये जो एसेट्स है ना, ये बेसिकली 2 मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो फर्म वांट्स टू रेज मनी, फर्म को पैसा का जरूरत है, वो किधर जा रहा है, फाइनेंशियल मार्केट में। तो उसके पास 2 मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। अभी के लिए आप ये समझिए, अगर शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए पैसा चाहिए, क्या पर्पस के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, तो वो किस मार्केट में जाएगा, मनी मार्केट में। पर अगर वही पैसा लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए एक फर्म को चाहिए, तो वो किस मार्केट में जाएगा, कैपिटल मार्केट में। तो मैं एक फर्म हूं, मेरे को पैसा का जरूरत है, तो मैं फाइनेंशियल मार्केट में जाऊंगा या बैंक से लोन लेने जाऊंगा। पर क्योंकि मैं चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट का पढ़ा रहा हूं मेरा भाई, तो मैं ऐसा मान रहा हूं फर्म जाएगा। फर्म पता है किधर जाएगा, फाइनेंशियल मार्केट में। क्या लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। फर्म जो ये पैसा लेने के लिए जाएगा, इसके पास 2 मार्केट है पैसा उठाने का, वन इज अ मनी मार्केट, अनदर वन इज अ कैपिटल मार्केट। अगर वो पैसा शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए उठाया के लाए, तो वो जिस मार्केट में जाएगा उस मार्केट को क्या मार्केट बोलेंगे, जल्दी से बता दीजिएगा, मनी मार्केट। और अगर वही पैसा वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए उठा रहा है, तो वो जिस मार्केट में जाएगा उसको क्या मार्केट बोलेंगे, कैपिटल मार्केट। तो पर्पस क्या है, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वेदर वो मनी मार्केट में जाएगा या फिर कैपिटल मार्केट में जाएगा। अब मान लीजिए वो मनी मार्केट में गया, तो वो क्रिएट करेगा, पता है क्या क्रिएट करेगा, फाइनेंशियल एसेट्स इन ऑर्डर टू रेज मनी। अब यही फाइनेंशियल एसेट्स क्या क्या होता है देखिए, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, CP's commercial paper basically, certificate of deposit and commercial bill. So these are certain kind of financial assets which are created and exchanged into the financial market. और कौन सा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, मनी मार्केट।
तो मनी मार्केट इज अ मार्केट जहां पे इन्वेस्टर्स अपना, जहां पे फर्म अपना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट का फंड्स को रेस करने के लिए जाता है, ठीक है, जिसका मेच्योरिटी पीरियड, मतलब मेच्योरिटी मतलब वो फाइनेंशियल एसेट का लाइफ, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ दैट एसेट इज अप टू 1 ईयर। 1 साल के लिए पैसा उठाने के लिए जिस मार्केट में एंटर करते हैं उस मार्केट को अपन बोलते हैं मनी मार्केट। बात समझो, दो फॉर्म्स, हाउस होल्ड फॉर्म, हाउस होल्ड को फंड्स को सेव करता है, फॉर्म फंड्स के लिए फंड पैसा को इन्वेस्ट करता है। हाउस होल्ड का ये प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द फंड इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। देयर आर टू पार्टीज, banks, financial market, they are called as financial intermediaries. A financial market is a market where there is a creation and exchange of financial asset. फाइनेंशियल एसेट समझते हो मेरा भाई? यस, एकदम समझते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? फाइनेंशियल मार्केट हर वो जगह है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। तो हाउस होल्ड का सेविंग को चैनलाइज करके इन्वेस्ट किया जाता है इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव एरियाज। It provides liquidity, reduces the cost of transaction, facilitate price discovery. अभी फाइनेंशियल मार्केट दो तरह का है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। एज अ फर्म, इफ आई नीड द फंड फॉर अ शॉर्ट टर्म पर्पस, तो मैं जो एसेट्स इशू करूंगा, जो फाइनेंशियल एसेट इशू करूंगा, उसका जिस मार्केट में जाऊंगा उस मार्केट को बोलेंगे मनी मार्केट, जिसका मेच्योरिटी पीरियड नॉर्मली कितने टाइम के लिए होता है? 1 ईयर के लिए होता है। तो ये मनी मार्केट में जो हम लोग फाइनेंशियल एसेट इशू कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं इसे हम? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मेच्योरिटी पीरियड अप टू कितना टाइम तक? 1 ईयर। रिस्क बहुत कम है। आप बात समझो, अगर मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ ना 30 साल के लिए या 15 साल के लिए, और किसी को पैसा दे रहा हूँ 15 दिन के लिए, कौन सा ज्यादा सेफ है? 15 दिन। क्योंकि 15 दिन में उसका फाइनेंशियल कंडीशन 360 डिग्री रोटेट नहीं हो सकता है नॉर्मली। तो हम लोग बोलते हैं जितना कम ड्यूरेशन उतना कम रिस्क। इन केस ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट द रिस्क इज लेस, द मैच्योरिटी पीरियड इज अप टू कितना पीरियड के लिए? 1 ईयर के लिए। हाईली लिक्विड, क्योंकि बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट होता है, अनलाइक शेयर्स, डिवेंचर्स जिनका लाइफ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट इज अ मार्केट वेयर द फर्म्स रेज मनी टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। पहला पॉइंट, ये जो एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट फर्म क्रिएट करेगा फंड्स को शॉर्ट टर्म रेज करने के लिए, इसका मेच्योरिटी पीरियड नॉर्मली क्या होता है? अप टू कितना ईयर? 1 ईयर, ठीक है। हाईली लिक्विड होता है, बहुत ही कम रिस्क है इसके अंदर, ठीक है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है, बहुत ही लिक्विड है। नॉर्मली ये अनसिक्योर्ड होता है, क्योंकि आप 15-20 दिन के लिए किससे लोन ले रहे हो तो आप एसेट मॉर्गेज नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा प्रोसीजर कोई नहीं जाएगा। अब अगर अनसिक्योर्ड है ना, तो जो लोग इशू कर रहे हैं दे आर वेरी सिक्योर्ड, मतलब दे आर लार्ज पार्टीज विच हैव ग्रेट फाइनेंशियल रैंकिंग्स। क्योंकि आप सोचो, आप किसी को 1 करोड़ रुपया लोन में दे रहे हो 15 दिन के लिए, तो आप उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड तो चेक करोगे, क्योंकि आप उससे कोई एसेट गिरवी नहीं ले रहे हो। तो अब नॉर्मली जो आदमी दे रहा है वो पार्टी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड का है, तो रिस्क बहुत कम है, ड्यूरेशन क्योंकि बहुत कम है, फाइनेंशियल क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी इज रियली गुड, ड्यूरेशन नॉर्मली 1 ईयर का होता है, हाईली लिक्विड होता है पर अनसिक्योर्ड होता है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी मॉर्गेज ऑफ एसेट्स। आई होप दिस इज ओके, ठीक है। अब इस मनी मार्केट के अंदर जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है, पार्टी मतलब जो एक्टिवली इन्वॉल्व है, आरबीआई है, कमर्शियल बैंक है, क्या बोला मैंने? आरबीआई, कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, ठीक है। तो ये सारा मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है, ठीक है। एक बार मनी मार्केट पूरा सम अप कर लेते हैं। तो मनी मार्केट क्या है मेरा भाई लोग? आप लोगों को समझ में आया? मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पे फर्म्स जाते हैं टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, टू मीट द वर्ड, जल्दी से बता दीजिए, टू मीट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तो फर्म्स अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए जिस मार्केट में जाएंगे उस मार्केट को क्या मार्केट बोला जाएगा? मनी मार्केट। द एसेट्स का ड्यूरेशन इज अप टू अ पीरियड ऑफ कितना? अप टू कितना ईयर?
1 ईयर। इट इज व्हाट रिस्क, अगर आप जल्दी से बता सकते हो, बहुत ही लो रिस्क का है क्योंकि ड्यूरेशन कम है, लेकिन वो अनसिक्योर्ड, तो रिस्क हाई होना चाहिए, नहीं है। बिकॉज नॉर्मली फाइनेंशियली सिक्योर्ड लोग ही इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर्ड कंपनीज वो इंस्ट्रूमेंट इश्यू करते हैं और कम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, तो रिस्क लो हो गया है, ऑल्दो इट इज अनसिक्योर्ड। अब इस मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट याद हो गया, सीपी कॉल मनी, CD certificate of deposit, CB commercial bill, and the last bill is T bill. ओके भाई, समझ गए हम, यहां तक एकदम एब्जॉर्ब हो चुका है डेटा। और इस मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट्स, जो लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं, जो एसेट्स क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं, आरबीआई, जनरल पब्लिक थोड़ा कम ही होता है, कमर्शियल बैंक, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी पैसा लगाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो आरबीआई आ गया ना भाई मेरा भाई, ठीक है, समझ में आ गया तक हम लोग। तो ये सारे मेजर पार्टिसिपेंट्स है इन केस ऑफ अपना मनी मार्केट। अब हम लोग को पढ़ना है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होता है, एंड दिस विल बी आवर सेकंड लेक्चर वेयर वी विल लर्न अबाउट द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड लेक्चर में जब हम एंटर करेंगे तब हम कैपिटल मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान लेंगे। और कैपिटल मार्केट में दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एंड द लास्ट वीडियो विल बी द ट्रेडिंग एंड द सेटलमेंट प्रोसीजर विद सेबी के बारे में ज्ञान, ठीक है। एंड देन विल डू अ केस स्टडी वीडियो, पर उसके पहले सारा वीडियो देखना जरूरी है, तब जाके चैप्टर में फुल ऑन फुल आएगा अपने को। और ज्यादा नहीं, आप लेक्चर आराम से आपको लर्न ही हो जाएगा। तो अभी तक लर्न हुआ है अपने को, एक बार रिवाइज हो जाए। दो सेक्टर है, बोलना मेरे साथ साथ, हाउसहोल्ड एंड फर्म, एकदम वर्ड्स एनसीईआरटी यूज किया क्योंकि एग्जाम में वर्ड्स मैटर करते हैं। तो देयर आर टू सेक्टर्स, व्हाट आर द टू सेक्टर्स इनटू आवर इकोनॉमी, हाउसहोल्ड एंड फर्म। हाउसहोल्ड सेव्स द फंड, बिजनेस फर्म इन्वेस्ट द फंड। अब ये हाउसहोल्ड अपना फंड्स को जिस प्रोसेस से एलोकेट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। एंड देयर आर टू पार्टीज, बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट, जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, और उन पार्टीज को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, ठीक है। अब एक हाउसहोल्ड का फंड इफेक्टिवली एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है, ये तब पता चलेगा जब वो फंड प्रोडक्टिव यूजेस हो रहा है उस फंड का। प्रोडक्टिव मतलब दे आर गिविंग यू हायर रेट ऑफ रिटर्न। तो बैंक या फाइनेंशियल मार्केट आर द टू वेज वेयर अ हाउसहोल्ड कैन इन्वेस्ट द फंड। और बैंक अल्टीमेटली फंड्स को लोन देता है, फर्म्स को लोन देता है सॉरी, एंड फाइनेंशियल मार्केट में डायरेक्टली फर्म्स लोन लेता है हाउसहोल्ड से। जितना बढ़िया आपका प्रोडक्टिव यूज होगा उतना बढ़िया आपका लोन, आपका पैसा पे रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अब व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? इट्स अ मार्केट वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो फर्म इज वन साइड, फर्म इज ऑन द अदर साइड, वो बोल रहा है मेरा ये एसेट खरीदो और मेरे को रुपया देके जाओ, तो वो क्रिएट कर रहा है। तो आपके पास क्या आ गया? एसेट। फिर वो आप एसेट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। तो फाइनेंशियल मार्केट इज बोथ वेयर देयर इज अ क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल मार्केट हर वो जगह एग्जिस्ट करता है जहां पे भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब देयर इज अ क्रिएशन और बाइंग और सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट इज नथिंग बट इट्स एन एसेट, इट्स अ फॉर्म इन ऑर्डर टू रेज मनी। ये फाइनेंशियल मार्केट चार तरीके से मदद करता है। हाउसहोल्ड का सेविंग को चैनलाइज करते हैं टू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, क्योंकि हाउसहोल्ड ने जो फाइनेंशियल एसेट खरीदा है उसके साथ वो ट्रेडिंग कर सकता है, एकदम सही बात है। तीसरा, इट रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जब उसको बेचना है तो वो एक मार्केट है जहां पे जाके वो इजीली ढूंढ सकता है। जैसे आज अगर मेरे को एलआईसी का शेयर बेचना है तो मैं जाऊंगा एक स्टॉक मार्केट के अंदर और वहां डाल दूंगा कि मेरे को बेचना है। जिसको खरीदना है, जो बायर है, वो उधर से मेरे को कांटेक्ट कर लेगा। तो मेरे को घर जा जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि आपको लेने का मन है, क्या आपको लेने का मन है, नहीं ना मेरा भाई। It reduces the cost of transaction because provides information about every kind of financial asset, and the buyer and the sellers meet at common place. And whenever the buyer and the seller will meet in the market, it will help you to determine the price of that asset, which is called as facilitating price discovery. These are the functions of financial market. अब imagine करो मैं firm हूं, मैं फाइनेंशियल मार्केट जा रहा हूं बिकॉज मुझे पैसे की जरूरत है। तो I'll be creating an asset। तो पता है फर्म को मैं क्या पूछूंगा? फंड्स शॉर्ट टर्म चाहिए, लॉन्ग टर्म चाहिए? बोला शॉर्ट टर्म, तो जाइए मनी मार्केट के रास्ते में। फंड्स लॉन्ग टर्म, तो जाइए कैपिटल मार्केट के रास्ते में। अब फर्म बोल रहा है नहीं 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 नहीं, आई वांट फंड्स फॉर व्हाट पर्पस? शॉर्ट टर्म। तो मैं बोला चलो मेरा भाई, लेट्स गो टू द शॉर्टर रोड।
and the shorter road is nothing but it is which market? Money market. मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिससे फर्म फंड्स रेज करते हैं टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। वहां पे जो भी एसेट्स इशू होता है उसका मेच्योरिटी पीरियड इज अप टू 1 ईयर। द रिस्क इज वेरी लो, इट इज अनसिक्योर्ड क्योंकि कोई एसेट वैसेट गिर भी नहीं है, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। पर नॉर्मली जो इशू कर रहे हैं वो भाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पार्टी है। अब कौन कौन लोग इसमें नॉर्मली जनरल पब्लिक ऐसे इन्वॉल्व में जैसे शेयर्स में होता है, सब समझते हो शेयर्स में जनरल पब्लिक होता है, यहाँ जनरल पब्लिक कम ही होता है। मेजरली आरबीआई होता है, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फंडिंग इंस्टीट्यूशन, एनबीएफआईज बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, जो बैंक का काम नहीं कर रहे हैं पर फंडिंग देने का काम कर रहे हैं। तो दे आर इन्वॉल्व इन मनी मार्केट। तो मनी मार्केट क्या होता है समझ में आ गया, जब कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए नॉर्मली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 1 ईयर, तो वो फाइनेंशियल एसेट जिस मार्केट में क्रिएट करेगा उस मार्केट को बोलेंगे फाइनेंशियल मनी मार्केट। और वो जो एसेट्स का नाम क्या क्या है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कमर्शियल बिल। ये 5 तरह का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट हम लोग को पढ़ना है। तो 5 तरह का एसेट क्रिएट होता है। अब लाइन से एसेट्स के बारे में समझना शुरू करते हैं। टी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल क्या है बात समझिएगा। ट्रेजरी बिल बेसिकली एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए मनी मार्केट है तो सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होगा। ये ट्रेजरी बिल इज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है। इशू वर्ड मैंने गलत बोला वैसे, तो एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है विच इज इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी लोग टर्म 1 में बहुत बढ़िया से इको पढ़ा है, तो इको में एक वर्ड आता है ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई का एक फंक्शन होता है ओएमओ, एग्जैक्टली वो यही है। तो उसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी शॉर्ट टर्म वाला बेचेगा दैट इज कॉल्ड एज टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स। तो ट्रेजरी बिल इज नथिंग बट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। और किसका इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज इशूड बाय द RBI on behalf of the government of India to meet their short-term requirements. क्या यहां तक याद हो गया? चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये किसका इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो आरबीआई इशू करता है टू मीट देयर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ, सबको पता है इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या होगा? विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो ट्रेजरी बिल इज नथिंग बट इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। जो कौन इशू करता है? मेरे साथ साथ बोलोगे। ट्रेजरी बिल क्या है? जल्दी से मेरे साथ साथ। इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। कौन किसका इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट। मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर का होता है। ठीक है। अभी जो टी बिल है ना, these are issued in the form of promissory note. They are issued in the form of promissory note. promissory note के फॉर्म में इशू होता है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें लिख रहा है कि मैं प्रॉमिस करता हूं टू पे टू यू, जिसके पास वो बिल है, जिसके नाम पे है, ट्रेजरी बिल जिसके पास है, और टू हिज ऑर्डर और टू द बेयरर, ये मैं ये रुपया पे करूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। इट्स बेसिकली प्रॉमिसरी नोट का मतलब होता है कि जो रुपया देना है ना, वो ये इंस्ट्रूमेंट देके वादा कर रहा है कि भाई मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको ये रुपया पे करूंगा। तो ट्रेजरी बिल कुछ नहीं है, इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोइंग करता है उसका एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है व्हिच इज बेसिकली इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। पॉइंट याद रखो, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर. It is issued in the form of promissory note. When I'm referring the word promissory note का मतलब होता है जो पार्टी को पैसा देना है वो वादा कर रहा है, वो एक नोट में वादा कर रहा है कि मैं आपको ये रुपया दूंगा। जैसे अपने जो करेंसी है ना उसमें लिखा हुआ है आई प्रॉमिस टू पे, वैसे ही promissory note that issued in the form of promissory note. इसको ना एक चीज और बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB। कूपन का मतलब पता है क्या होता है? इंटरेस्ट।
कूपन का मतलब पता है क्या होता है? इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब आप जब ट्रेजरी बिल खरीद रहे हो, मान लीजिए आरबीआई ट्रेजरी बिल इशू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर, 91 डे का ट्रेजरी बिल होता है, फिर 364 डे ट्रेजरी बिल होता है। तो आप जिस भी डेज का ट्रेजरी बिल ले रहे हो, आप गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हो उधार में, तो आपको बदले में क्या चाहिए उनसे? मेरे को बदले में कुछ नहीं चाहिए भाई, मेरे को बदले में पता है क्या चाहिए? इंटरेस्ट। और मैं बोल रहा हूं ट्रेजरी बिल इज व्हाट? जीरो कूपन बॉन्ड, इंटरेस्ट इज जीरो। ओ भाई, तो मैं कमाऊंगा कैसे? आप कमाओगे कैसे? तो देखिएगा, इट इज इशूड एट डिस्काउंट and redeemable at par. It is issued at discount and redeemable at par. मतलब समझिए, 15 डे ट्रेजरी बिल, जीरो मतलब आज का डेट, 15 मतलब 15 दिन बाद। ट्रेजरी बिल का फेस वैल्यू, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फेस वैल्यू। नहीं समझते हो तो यार मुश्किल है जिंदगी में। फेस वैल्यू 100 रुपया, मतलब बिल का वैल्यू 100 रुपया। जिस दिन आपको इशू हो रहा है ना, इट विल बी इशूड एट डिस्काउंट, तो ₹96। मतलब 100 रुपया बिल के लिए आपने गवर्नमेंट को पता है कितना रुपया दिया? 96, लोअर देन द फेस वैल्यू बिकॉज इट इज इशूड एट व्हाट? डिस्काउंट। 15 दिन बाद गवर्नमेंट आपको रीपे करेगा। रीपे करने को बोलते हैं रिडीम, एंड दिस इज रिडीमेबल एट पार। मतलब आज से 15 दिन बाद आपको गवर्नमेंट पता है कितना रुपया लाके दे देगा? 100 रुपया। मतलब इन शॉर्ट, आपके वॉलेट से आज कितना रुपया गया है? 96। 15 दिन बाद आपके गवर्नमेंट वॉलेट में कितना डाल देगा? 100। ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडीमेबल प्राइस, दिस इज व्हाट यू अर्न। तो इसमें अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। इंटरेस्ट इज बेसिकली द गैप बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडीमेबल प्राइस। तो 4 रुपया आपने अर्न किया है टी बिल में पैसा लगा के, और 100 रुपया तो वापस आएगा ही आएगा हर ट्रेजरी बिल का। दिस डिस्काउंट पे जो होता है ना, दिस डिस्काउंट इज द कूपन बेसिकली। एंड एक्चुअली बोले तो इसका जीरो कूपन नाम है, क्योंकि इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया जा रहा है। दिस गैप इज बेसिकली द इंटरेस्ट एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ये जो गैप है ये डिस्काउंट है, एंड दिस डिस्काउंट इज नथिंग बट विच दिस इज द हिडन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया जाता है, उसके लिए इसको क्या बोला जाता है? जीरो कूपन बॉन्ड। तो हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन भाई, हाईली सेफ है, इंडियन गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है भाई। तो रिस्क डिफॉल्ट का तो कोई रिस्क ही नहीं है, रुपया आना ही आना है। नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्ट्रूमेंट है भाई। क्या घपला करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री का? अनलेस एंड श्रीलंका वाला हालत हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो आपका टी बिल का रुपया आना ही आना है। और आप ये जो टी बिल खरीद रहे हो, मिनिमम अमाउंट इज ₹25,000 का, और इन मल्टीपल्स। मतलब या तो 25,000 खरीद मिनिमम है, या उसके मल्टीपल पे आपको खरीदना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी अगर कोई एलआईसी का आईपीओ फॉलो कर रहा है, वो एलआईसी का जब शेयर लेगा ना, वो एक शेयर नहीं ले सकता है, उसको एक लॉट लेना पड़ेगा मिनिमम। और वो एक लॉट में पता है कितना शेयर है? 15 शेयर है। एक लॉट तो लेना ही पड़ेगा, उसको मिनिमम है। तो वैसे यहाँ पे टी बिल लेना तो मिनिमम कितना वैल्यू का लेना पड़ेगा? 25,000 या उससे ज्यादा मल्टीपल्स का लेना, 50,000, 75,000, ऐसे 25,000 का मल्टीपल में। ये पूरा टी बिल है। तो टी बिल क्या है भाई? बहुत ही सिंपल है। टी बिल कुछ नहीं है मेरा भाई, एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। जो किसका इंस्ट्रूमेंट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जो कौन इशू कर रहा है? आरबीआई। किसके बिहाफ में इशू कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में इशू कर रहा है। ये जब इशू होता है, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। दिस गैप बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडीमेबल प्राइस इज द इंटरेस्ट व्हिच दे आर अर्निंग, एंड दिस इंटरेस्ट इज नथिंग बट इट इज द डिस्काउंट। तो उसको वो इंटरेस्ट अलग से नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए इसका नाम है जीरो कूपन बॉन्ड। दे आर हाईली लिक्विड, नेग्लिजिबल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आरबीआई इशू करता है, मिनिमम अमाउंट 25,000 एंड उसका मल्टीपल होगा। तो अगर एक बार ऐसी पॉइंट लिखे, क्या टाइप का इंस्ट्रूमेंट है? जल्दी जल्दी से सब रिपीट करेगा मेरे साथ साथ। दे आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। किसका इंस्ट्रूमेंट? मन में बोल लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन इशू करता है? आरबीआई। मेच्योरिटी पीरियड जल्दी से बता दीजिए, इसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है? आप जल्दी से बोल दीजिए। विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। किसका बात चल रहा है यहाँ पे? टी बिल का। तो इट्स अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। मेच्योरिटी पीरियड क्या है मेरा भाई? लेस देन 1 ईयर। इट इज हाईली लिक्विड, बहुत ही लिक्विड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, हाईली लिक्विड,
ठीक है, नेग्लिजिबल रिस्क है, नेग्लिजिबल लेस रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है ही नहीं मेरा भाई, ठीक है। इशूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, जल्दी से बता दीजिए, प्रॉमिसरी नोट। दे आर इशूड एट व्हाट, अभी अभी पढ़ाया, डिस्काउंट पे इशू होता है, रिडीमेबल किस पे होता है, पार। ये जो डिफरेंस है बिटवीन द इशू प्राइस एंड द रिडीमेबल प्राइस इज द इंटरेस्ट विच द टी बिल होल्डर विल अर्न, विच इज नथिंग बट डिस्काउंट। उसके लिए इसको पॉपुलरली ZC भी बुलाया जाता है, तो इसमें अलग से डिस्काउंट नहीं दिया जाता है। एंड द मिनिमम अमाउंट इज ₹25,000 और इन मल्टीपल्स। अब आप जब बुक से एक पर रीड करोगे ना, आपको लगेगा यार एक एक वर्ड याद हो गया हमको। चलिए बहुत ही बढ़िया। टी बिल के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट में चलते हैं, विच इज कमर्शियल पेपर। अब कमर्शियल पेपर कौन करता है? सबसे पहले तो कमर्शियल पेपर बेसिकली आर इशूड बाय लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। विजय माल्या टाइप का कोई कंपनी देगा ना, घंटा इनको कोई पैसा नहीं दे रहे। It has to be someone like Reliance, Tata, very large, very credit worthy company. This is basically to raise short term funds. ये इंस्ट्रूमेंट लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज इशू करता है फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स, at lower rate of interest then market rate। समझा नहीं हम सर इस बात को? मार्केट रेट से कम क्यों है? बात समझो, अगर मैं आज मार्केट से पैसा लेने जाता हूं तो आई एम नॉट सच लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी एंड आई एम रेजिंग मनी फॉर शॉर्ट टर्म, आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग ऑन मॉर्गेज एंड इफ आई एम नॉट अ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी, फॉर एन अनसिक्योर्ड लोन द लोन अमाउंट का ब्याज इज वेरी वेरी हाई। तो जब एक रिलायंस जैसा आदमी ये लोन उठाने जा रहा है ना, तो मार्केट रेट से उसको कम में मिल रहा है बिकॉज दे आर सिक्योर्ड। आई एम नॉट टॉकिंग बैंक रेट्स हियर, आई एम टॉकिंग द मार्केट रेट्स। जो नॉर्मली अगर कोई ऐसा कंपनी उठाने जाए जिसका उतना क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, तो जो पार्टी इंटरेस्ट लोन दे रहा है वो पता है क्या बोलेगा? डाउट है यार, पैसा आएगा ही नहीं आएगा। तो वो एक डिफॉल्ट रिस्क का इंटरेस्ट जोड़ के देता है। जब भी डाउट होता है, इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होता है, उस इंटरेस्ट में एक कंपोनेंट डिफॉल्ट रिस्क का होता है। पर इन केस ऑफ लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी डिफॉल्ट रिस्क बहुत ही कम है, उसके लिए वो जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कम हो जाता है मार्केट रेट्स। द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अ कमर्शियल पेपर इज फ्रॉम 15 days to 1 year। तो टी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट आरबीआई इशू करता है। कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज टू मीट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉर्मली लोअर देन द व्हाट? मार्केट रेट्स। मैच्योरिटी पीरियड क्या है यार? 15 days to 1 year। Okay. It is also in the form of promissory note। It is negotiable and transferable by endorsement। मतलब it's like a negotiable instrument। मतलब अगर मैंने कमर्शियल पेपर किसी कंपनी का खरीदा है तो मैं किसी और को वो ट्रांसफर कर सकता हूं कि यार मेरे को आपको रुपया देना था, मेरे पास अभी रुपया नहीं है, तुम ये कमर्शियल पेपर ले लो और तुमको वो कंपनी रुपया दे देगा। इट इज ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। आप किसी और को एंडोर्स कर सकते हो कि आप ये रख लीजिए। तो कमर्शियल पेपर एक लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनी इशू करता है टू मीट द शॉर्ट टर्म फंड्स। मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year। इंटरेस्ट रेट मार्केट इंटरेस्ट रेट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो लार्ज कंपनी जो बैंक में लोन लेने की जगह दे नॉर्मली माइट इशू कमर्शियल पेपर फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्पस। कौन बैंक लोन के इतना फॉर्मेलिटीज और करेगा? तो दे गो फॉर कमर्शियल पेपर, बट इट हैज टू बी अ वेरी क्रेडिट वर्दी कंपनी, अदरवाइज यू आर नॉट गेटिंग पब्लिक का पैसा इन एन अनसिक्योर्ड फॉर्म। इट गेट्स रियली डिफिकल्ट। ठीक है, क्या यहां तक समझ में आ गया? ये भी इशू एट डिस्काउंट होता है एंड रिडीमेबल एट पार होता है नॉर्मली। मैच्योरिटी पीरियड 15 days to 1 year। इट इज अ प्रोमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म है, अनसिक्योर्ड है, निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। मतलब आप किसी और को ये ट्रांसफर कर सकते हो। आपको किसी और को रुपया देना, आप रुपया की जगह कमर्शियल पेपर दे सकते हो। इट इज वेरी क्लोज टू मनी, इट इज निगोशिएबल।
आप पैसा की जगह जैसे चेक देते हो वैसे आप क्या दे सकते हो, कमर्शियल पेपर। आई होप दिस इज ओके। ये कमर्शियल पेपर पता है कंपनी क्यों इशू करते हैं? क्योंकि जब एक कंपनी का एक प्रोजेक्ट है, मान लो उस प्रोजेक्ट 5 इयर्स का, तो उसको रुपया चाहिए 5 इयर्स के लिए, ठीक है। और आज हम लोग खड़ा है और उसको रुपया चाहिए 100 करोड़ रुपया 5 साल का एक प्रोजेक्ट करने के लिए। अब ये जब लॉन्ग टर्म फंड्स उठा रहा है 100 करोड़ रुपया, तो ऐसा थोड़ी है कि आज बोला 100 करोड़ और कल मिल जाएगा। ये मिलने में लगा 3 महीने, 3 मंथ्स। तो ये जो 3 महीना तक क्या मैं प्रोजेक्ट बंद रखूंगा, क्या मेरा लॉस होगा? मेरा भाई एक प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है, बेसिकली डीले हो रहा है। जो 3 महीना का ये जो ब्रिज है, जब तक ये रुपया 500 करोड़ नहीं आ रहा है बचा हुआ टाइम के लिए, तब तक एक बार टेम्परेरीली जितना रुपया चाहिए ये डीले अवॉइड करने के लिए आई विल इशू व्हाट, कमर्शियल पेपर, and this is called as bridge financing. It acts as a bridge before you get that long term loan. ठीक है, तो कमर्शियल पेपर का मेन पर्पस ये है कि it acts as bridge financing and commercial paper is issued for working capital requirement, डे टू डे पर्पस के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल पेपर नहीं हो सकता। तो जब तक वो लॉन्ग टर्म लोन नहीं आता है, आने में जो टाइम है उस गैप में, उस गैप को फिल करने के लिए जब मैं पैसा रेस करता हूं, तो मैं पैसा किससे रेस कर सकता हूं, कमर्शियल पेपर से। एक बार समझ लीजिए, समझ आया नहीं? टी बिल क्या है? एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इशूड बाय आरबीआई। इट इज वेरी सिक्योर, नेग्लिजिबल रिस्क है इसका डिफॉल्ट का, ठीक है। इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 year. This difference between the issue price and the redeemable price is the discount, basically, which is the interest they are earning. They're also known as zero coupon bonds. Maturity period up to 1 year, 91 day T-bill होता है, 364 day T-bill होता है, minimum amount 25,000 and उसका मल्टीपल पे होना पड़ेगा। They are in the form of promissory note. कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज, बहुत ही ज्यादा लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करता है, ठीक है। उन लोग बैंक की जगह सीधा पब्लिक से ले लेता है एंड नॉर्मली उसका इंटरेस्ट रेट लोअर मिलता है उन लोगों को, ठीक है। पर लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज ही नॉर्मली पैसा रेज कर सकते हैं। तो जो शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड, रिस्क बहुत ही कम है, मैच्योरिटी कम है, लिक्विडिटी बहुत ही हाई होगा। इट्स अ प्रॉमिसरी नोट, अगेन इट इज निगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल। तो आप किसी और को ये दे सकते हो पैसा की जगह, बिकॉज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इट्स अ लॉ कवर्ड, ठीक है। It is also normally issued at discount and redeemable at par. But why do companies issue commercial paper? To meet their day-to-day requirement, क्योंकि short term है, working cap। दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को 100 करोड़ रुपया चाहिए, तो आई वांट टू रेज फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। हाँ, मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, एकदम सही बोल रहे हो आप सर, पर वो लॉन्ग टर्म में फंड्स आने में टाइम लगेगा। तो जो टाइम है ना, उस टेम्पररी टाइम को फिल करने के लिए एक बार मैं कमर्शियल पेपर इशू कर लेता हूं, जब तक वो लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं आते, ताकि प्रोजेक्ट डीले नहीं हो। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज उस टाइम फ्रेम में, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। तो सीजनल बिजनेसेस, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ब्रिज फाइनेंसिंग जैसे रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू किया जाता है। इनफैक्ट जब हम लोग लार्ज फंड्स इशू करते हैं ना, लार्ज फंड, लार्ज लॉन्ग ड्यूरेशन के जब फंड्स उठाते हैं, तो उस फंड्स को उठाने में बहुत कॉस्ट लगता है। अब जब शेयर्स इशू करेगा तो बहुत कॉस्ट लगेगा, यू हैव टू हायर एन अंडरराइटर, आगे समझेंगे। प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, आईपीओ में बहुत झमेला है, तो बहुत कॉस्ट लग जाता है। उस कॉस्ट को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या कॉस्ट बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट, द कॉस्ट व्हिच यू इंकर इन इशूइंग शेयर्स और डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट के लिए। तो उस कॉस्ट को एक बार मीट करने के लिए भी वी कैन आल्सो इशू कमर्शियल पेपर, ठीक है। अब कोई भी आदमी जो इंग्लिश टू हिंदी बीएसटी कर रहा है ना, वो बोलेगा फ्लोटेशन कॉस्ट भी ब्रिज फाइनेंसिंग है। नहीं मेरा भाई, ब्रिज फाइनेंसिंग है टेम्पररी फंड जुगाड़ करना जब तक लॉन्ग टर्म फंड से पैसा ले, दैट इज ब्रिज फाइनेंसिंग। फ्लोटेशन कॉस्ट इज द कॉस्ट व्हिच वी इंकर इन रेजिंग द मनी फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्पस। आप जब बैंक से भी लॉन्ग टर्म लोगे तो बैंक गारंटी में खर्चा लगता है, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस लगता है, वो सब के लिए भी आप पैसा रेज कर सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए फॉर कमर्शियल पेपर। पर वो ब्रिज फाइनेंसिंग नहीं है मेरा भाई,
आपका बुक में ये गलत लिखा हुआ है एग्जाम्पल के अंदर, वो ब्रिज फाइनेंसिंग नहीं है। Bridge financing is the gap between the money coming from the long term and the money that you need right now. तो जब तक वो लॉन्ग टर्म से पैसा नहीं था, उसको मीट करने के लिए आप जो पैसा अभी रेस कर रहे हो, that is basically called as bridge financing. ठीक है, तो टी बिल हो गया हम लोगों का सबसे पहला चीज। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, कमर्शियल बिल, सॉरी कमर्शियल पेपर, आई एम रियली सॉरी। क्या पढ़ा हम लोगों ने नेक्स्ट, कमर्शियल पेपर। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं सीडी। नो व्हाट इज सीडी यार, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। क्या है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज माय थर्ड मनी मार्केटिंग। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर नॉर्मली इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स। कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक्स, या फिर जो हम लोग एक और पॉपुलरली बोलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में डिफरेंस क्या है कि बैंक ना दोनों काम करता है, लोन भी देता है और डिपॉजिट भी करवाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों में से जब एक काम करता है, या तो खाली पब्लिक से डिपॉजिट लेता है या खाली पब्लिक को लोन देता है, दैट इज नॉर्मली कंसिडर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अदर वे राउंड, जो खाली पब्लिक को लोन देता है, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट में लेता है ना, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ठीक है, जो भी है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आर नॉर्मली इशूड बाय व्हाट, कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पता है नॉर्मली तब इशू होता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ टाइट लिक्विडिटी। टाइट लिक्विडिटी का मतलब है डिपॉजिट्स ग्रोथ इज एक्सट्रीमली स्लो। सोचो कोविड लॉकडाउन में लोग के पास रुपया ही नहीं था यार, तो लोग कहां से बैंक में रुपया डिपॉजिट करेगा? तो बैंक के पास रुपया आ नहीं रहे, पर बैंक को लोन पूरा देना पड़ रहा है बिकॉज द क्रेडिट डिमांड इज वेरी हाई। तो व्हेन एन इकोनॉमी गोस थ्रू अ वेरी टाइट लिक्विडिटी सिनेरियो, मतलब इकोनॉमी के अंदर पैसा बहुत ही कम चल रहा है, द डिपॉजिट ग्रोथ रेट इज वेरी स्लो बट द डिमांड फॉर क्रेडिट इज वेरी हाई। In that case, commercial banks will issue, the commercial bank will, the CB will issue, they will issue what? Certificate of deposit. So it is nothing but it is again a negotiable short-term instrument, short-term unsecured instrument. Again highly liquid, जो commercial bank पब्लिक को इशू करता है, पब्लिक से पैसा उठाने के लिए, क्योंकि पब्लिक डिपॉजिट नहीं कर रहा है यार, the deposit growth has been really slow। ठीक है, इन लोग बड़े बड़े कंपनीज को इशू कर सकते हैं, लार्ज नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को कमर्शियल बैंक एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देता है, उनसे रुपया लेता है ताकि जो जनरल पब्लिक का क्रेडिट का डिमांड है उसको मीट कर पाए, क्योंकि बैंक लोगों के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है। जिनको भी बेसिक पता है बैंक के पास डिपॉजिट, उसी डिपॉजिट से वो लोन देता है। पर जब डिपॉजिट स्लो हो गया और लोन मांगने वाला का डिमांड बहुत हाई है, तो बैंक फंस गया है भाई। उस सिचुएशन से बचने के लिए एक बार क्या इशू कर सकता है कमर्शियल बैंक? दे कैन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट व्हिच आर नॉर्मली इशू टू इंडिविजुअल्स, लार्ज कॉर्पोरेशन। कब होता है नॉर्मली इशू? इन अ सिचुएशन ऑफ टाइट लिक्विडिटी। अगेन द मैच्योरिटी पीरियड विल बी अगेन लेस देन 1 ईयर। दिस इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। टी बिल कौन इशू करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इशूड बाय आरबीआई विद अ मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 1 ईयर। It is issued in the form of promissory note, issued at discount, redeemable at par. The difference between the issue price and the redeemable price is the interest which they earn, and this is called as discount. ठीक है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, मतलब मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर और मिनिमम अमाउंट जो होना पड़ेगा इज 25,000 और इन मल्टीपल्स, एंड दे आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। Commercial paper are normally issued by large and credit-worthy companies to meet their working capital requirement, to meet the flotation cost, the cost which is associated with raising the funds for long-term purpose. तीसरा, जब तक long-term funds अभी raise करने में time लगता है, उस time में project शुरू करने के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसा एक बार हम लोग उससे ले लेता है, commercial paper से। Large and credit-worthy companies at an interest rate which is normally lower than the market interest rate. ठीक है, they are again issued at discount and normally redeemable at par. They are short-term, promissory note, negotiable, transferable by endorsement. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पता है कौन इशू करता है? कमर्शियल बैंक या लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इशू करता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ टाइट लिक्विडिटी। किसको? इंडिविजुअल्स को इशू करता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इशू करता है। क्या हो रहा है? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि बैंक लोगों के पास डिपॉजिट नहीं आ रहा है पर पैसा का डिमांड बहुत हाई है। तो उन लोग एक बार इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए व्हाट द इशू इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ताकि वो टाइट लिक्विडिटी सिचुएशन से ओवरकम कर सके। ठीक है सर, ये भी समझ गए हम लोग पूरा पूरी। नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल। अब ये हर बच्चा बैठा हुआ को आना चाहिए ऑलरेडी। व्हाट इज कमर्शियल बिल? कमर्शियल बिल इज नथिंग बट बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ने गुड्स क्रेडिट में बेचा। ए ने गुड्स कैसे बेचा? क्रेडिट में बी को। और माल तो बाजार में उधार में बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई वो माल नहीं बेचेगा तो कोई और बेच देगा। तो ए ने अपना गुड्स क्या चीज में बेचा? उधार में बेचा। ये गुड्स किसको बेचा? बी को। अब ए को क्या चीज का जरूरत है? रुपया चाहिए। तो वो ए को बोलता है, बी को बोलता है रुपया दे दो। बी बोलता है हम तो 3 महीना बाद देगा, क्योंकि धंधा में क्रेडिट पीरियड चल रहा है और उधार में बेचना ही पड़ेगा आपको जब आप होलसेलर के साथ डील करते हैं। तो ए बोलता है एक काम करता है, आई एम ड्रॉइंग अ बिल ऑन यू, ड्रॉइंग अ बिल, and that bill is nothing but that is a commercial bill, which is also called as bill of exchange and which act as a negotiable instrument। मतलब ए ये बिल जाके बैंक को बेच सकता है और बिल के अगेंस्ट पता है क्या ले सकता है? रुपया ले सकता है। ए को सी को रुपया देना था, रुपया की जगह पता है क्या दे सकता है? बिल दे सकता है। तो जो गुड्स बेचा है इसने एक बिल बनाया, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉर। बी जिसने गुड खरीदा वो बिल को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है मैं तेरे को 3 महीने बाद रुपया दूंगा, और वो साइन करते हैं। उस पार्टी को बोलते हैं ड्रॉई। तो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, बायर को रुपया देना है, वो बोला हम 3 महीना बाद देगा। तो ए बोलता है एक काम करता है तुम्हारे ऊपर एक बिल बनाता है। बी बोलता है ओके आई विल एक्सेप्ट द बिल। तो वन हु गुड्स सेल करता है वो बिल बनाता है, उसको बोलता है ड्रॉर। बी जो जिसको रुपया देना वो बिल को एक्सेप्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रॉई। जैसे ही वो बिल एक्सेप्ट होता है it becomes a commercial bill and it is a negotiable instrument। इस commercial bill को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, ट्रेड बिल। अब क्योंकि नेगोशिएबल है, ये बैंक के पास जाके बेचा जा सकता है, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। या फिर हम किसी और पार्टी को रुपया की जगह ये बिल दे सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ठीक है, अब ये ट्रेड बिल कमर्शियल बिल बन जाता है when the bill is what discounted by the bank। जब ये बिल बैंक को बेचते हैं then this trade bill becomes a commercial bill। तो स्टोरी समझो, ए ने गुड्स क्रेडिट पे बेचा बी को, ए को रुपया मिलना है बी से, पर बी बोला 3 महीना बाद देगा। तो ए बोला कि कोई बात नहीं, आई विल ड्रॉ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन यू, आई विल ड्रॉ अ बिल ऑन यू। तो ए इज द ड्रॉअर, द वन हु इज सेलिंग द गुड्स। उस बिल के अंदर ये बोला हुआ है कि तुम हमको 3 महीना बाद लाके रुपया देगा ऑन दैट स्पेसिफिक डेट। तो बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया, देन बायर बिकम्स द ड्रॉई। When the buyer accepts the bill is a trade bill। Now that bill is a negotiable instrument। It is a short-term negotiable instrument। और ये बिल जाके हम लोग बैंक को बेच सकते हैं। जब आप बैंक को बेचोगे उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग, और आप जब एक ट्रेड बिल बैंक को डिस्काउंट करते हो then that bill becomes a commercial bill। So the seller of the good draws a bill on the buyer of the good, the seller of the bill is called as the drawer, the buyer of the good is called as the drawee। जब वो बिल को एक्सेप्ट करता है वो बिल बन जाता है ट्रेड बिल, और ये ट्रेड बिल एक नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। और जब ये ट्रेड बिल हम लोग बैंक को जाके बेचते हैं क्योंकि हमें फंड्स का जरूरत है बिल का मैच्योरिटी पीरियड के पहले, तब ये ट्रेड बिल पता है क्या बिल बन जाता है? कमर्शियल बिल। ये नॉर्मली वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए मीट के लिए होता है, शॉर्ट टर्म है, निगोशिएबल है, हाईली लिक्विड अगेन है। ट्रेड बिल कब बनते हैं? जब ड्रॉई एक्सेप्ट करता है। और यही ट्रेड बिल जब बैंक से डिस्काउंट होता है तो ये क्या बन जाता है? कमर्शियल बिल। ट्रेजरी बिल क्या है? इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इशूड बाय आरबीआई एट अ डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, ऑन इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मिनिमम अमाउंट 25,000 और इन मल्टीपल्स में होना पड़ेगा वहां का। ठीक है, देयर आल्सो नोन एज जीरो कूपन बॉन्ड। अलग से कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, वो जो डिस्काउंट है वही इंटरेस्ट। कमर्शियल पेपर कौन इशू करते हैं? लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज। दे आर अगेन शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड, वेरी लेस रिस्की, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड कंपनीज लोग इसको इशू करें। लेस रिस्की है, नेग्लिजिबल रिस्क है इसके अंदर, निगोशिएबल है, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट है, आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। इट्स निगोशिएबल, जैसे कमर्शियल बिल होता है जो मैंने अभी समझाया आपको। यू कैन सेल इट टू अ बैंक, पर कमर्शियल पेपर आप बैंक को नहीं बेच सकते, किसी और को एंडोर्स कर सकते हो। दैट इज निगोशिएबल, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट। ठीक है, ये क्यों इशू करते हैं लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज? ये इशू करते हैं बिकॉज दे नीड फंड्स टू मीट द वर्किंग कैपिटल। कोई सीजनल बिजनेस में पर्टिकुलर सीजन के लिए कुछ पैसा चाहिए, या फिर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो बड़ा प्रोजेक्ट में फंड्स रेज करना है, वो बड़ा फंड्स अमाउंट रेज करने में कॉस्ट लगता है, उस कॉस्ट को बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। उस कॉस्ट को मीट करने के लिए हो सकता है। चौथा, आप जब बड़ा फंड्स रेज करोगे ना, वो फंड्स आने में टाइम लगता है,
तो जब तक वो टाइम लगता है, जब तक वो फंड्स आया नहीं है ना, उस मोमेंट में आप वो पैसा आप रेज कर सकते हो पब्लिक से, उस टाइम तक जब तक वो लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं आ रहा, और फिर जब वो आ जाएगा तो वो शॉर्ट टर्म वाला रीपे कर दो, उसको बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट व्हिच आर नॉर्मली इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड क्या बोलते हैं अपना लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नॉर्मली। ठीक है, अब ये जो इशू होता है ये नॉर्मली इशू होता है इंडिविजुअल्स को, लार्ज कॉर्पोरेट्स को, नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को ड्यूरिंग टाइट लिक्विडिटी कंडीशंस इन इकोनॉमी। मतलब डिपॉजिट आ नहीं है और क्रेडिट का डिमांड बहुत हाई है, उसके लिए इस सिनेरियो में हम लोग बोलते हैं पता है क्या है यार, ये ले लो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और पीछा उठाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज कमर्शियल बिल। व्हेन द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो जो सेलर ऑफ द गुड है वो एक बिल बनाता है, देन दैट पार्टी बिकम्स द ड्रॉअर, और जो गुड्स खरीदा जिसको रुपया देना है वो उस बिल को एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। जैसे वो बिल को एक्सेप्ट करेगा वो बिल बन जाता है ट्रेड बिल। एंड नाउ दिस ट्रेड बिल इज अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स। ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मीट करने में हेल्प करता है। बिल कैसे मीट करेगा हेल्प करने में? ये बिल आप किसी और को दे सकते हो जिससे आप सामान उधार में खरीद रहे हो, दैट इज एंडोर्समेंट, या आप ये बिल बैंक को बेच के रुपया ले सकते हो टू मीट योर डे टू डे एक्सपेंस। जब आप ये ट्रेड बिल बैंक को बेच के रुपया लेते हो देन इट बिकम्स अ कमर्शियल बिल। क्या बोला, समझ में आया सबको? एक इंस्ट्रूमेंट बच गया हम लोगों का, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बच गया? कॉल मनी। ये इंस्ट्रूमेंट कैपिटल मार्केट वाले वीडियो पे करेंगे। आई होप यहां तक आपको लर्न हो गया है, आपको पता है हाफ द चैप्टर हमारा लर्निंग हो चुका है। आई होप आपने बहुत बढ़िया से मेरे साथ पढ़ाई किया है। एंड इफ यू रियली लाइक माय एफर्ट, please do share it with your friends and do comment if you really like our video and the content. Thank you so much guys. I hope आप पढ़ोगे एंड जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा स्कोर एग्जाम में आएगा। Don't miss out on reading a line from your book. Thank you so much guys.